नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी से लड़ाई अविश्वास प्रस्ताव पर आई। आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा स्पीकर सभी दलों के प्रमुख नेताओं से चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर होगी कि अविश्वास प्रस्ताव पर किस दिन चर्चा हो और किस दल को कितना समय दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा अगले हफ्ते होगी। चर्चा 2 दिन हो सकती है, ऐसी खबर इस वक्त आ रही है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, जिसके लिए तारीख तय की जाएगी, माना जा रहा है अगले सप्ताह में ही, क्योंकि आपको बता दें 20 जुलाई को संसद का यह सत्र शुरू हुआ था और अब इसमें 12 दिन ही बाकी है। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस के गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे 50 सांसदों के समर्थन के बाद लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। अब इस पर बहस होगी। विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जाएंगे और सरकार की ओर से उन आरोपों का जवाब दिया जाएगा। बहस के बाद वोटिंग होगी। हालांकि विपक्ष को यह पता है कि मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से है और सरकार को कोई खतरा भी नहीं है। अब आपको हम अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी कुछ रोचक बातें जरा बताते हैं अपनी बहस के पहले। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। पहली बार 2018 में टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जो 199 वोट से गिर गया था। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया होती क्या है। दरअसल किसी खास मुद्दे पर विपक्ष की नाराजगी होती है, जैसा इस बार मणिपुर को लेकर है। उस मुद्दे को लेकर लोकसभा का कोई सांसद नोटिस देता है पहले, जैसा इस बार कांग्रेस के तरुण गोगोई ने दिया। नोटिस के बाद लोकसभा स्पीकर उसे सदन में पढ़ते हैं, उस नोटिस को। इस बार भी ऐसा ही हुआ। फिर उस नोटिस को अगर 50 सांसदों का साथ मिल गया तो बहस होनी ही होनी है, बहस तय हो जाती है। जैसा कि गौरव गोगोई ने जो नोटिस दिया उसे 50 सांसदों ने सपोर्ट किया। अब उस पर बहस होगी और बहस के बाद होगी वोटिंग, और वोटिंग में ही तय होता है कि सरकार बचेगी या सरकार गिरेगी। आप मेरी दूसरी ओर देख रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव का फैक्ट फाइल। हम आपको दिखा रहे हैं कि अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहला अविश्वास प्रस्ताव चीन युद्ध के बाद 1963 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया, पूरे 15 बार। हर बार सरकार सुरक्षित रही। नरसिम्हा राव के खिलाफ 3 बार, राजीव गांधी के खिलाफ 1 बार और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आज हम इसी मुद्दे पर तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं चाहते क्या? चर्चा के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहते। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में मणिपुर के हालात पर प्रधानमंत्री की पीड़ा जताने के बाद भी हंगामा होता रहा। क्या मणिपुर पर चर्चा हो? सदन में पीएम खुद बोले की मांगों से होता हुआ अब संसद का ये हंगामा अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही थमेगा। आज दिल्ली में 2700 करोड़ की लागत से तैयार विकास के इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन का हवन पूजन प्रधानमंत्री कर रहे थे और उधर विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। सर, हालांकि उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना नंबर है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। नहीं, वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। अभी तो वो डिस्कशन नहीं हुआ। आज होने के बाद उसके क्या तरीके हैं बाद में वो कहा जाएगा। अब एज इट इज तो हमारे पास प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि उसको नोटिस देना, वो देना समय लगता है। देखेंगे, उसके बाद बोलेंगे आप।
सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा में अब मंजूरी मिल गई है। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पे चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। इतिहास अपने आप को दोहराता है। 2018 की जुलाई में भी इसी तरह से यही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के मेरी सरकार के खिलाफ आया था, और उस अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष का जवाब 2019 में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई। फिर आज 2023 की जुलाई में फिर यही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया। अब 2024 में फिर जनता प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को लेकर के आएगी। कम से कम इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वो तमाम मुद्दे देश के सदन में चर्चा हो पाएंगे जिस पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते। नोटिस हम लोग दे रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। चेयर के पास जाके अपील कर रहे हैं, सस्पेंड कर दिया जा रहा है। इसके जरिए कम से कम प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ेगा मणिपुर की हिंसा पर जवाब देने के लिए। सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए। रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी, तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता बहाना है। लोकसभा की नियमावली 198 के मुताबिक सांसदों को लिखित नोटिस दिन में 10 बजे से पहले देना होता है और स्पीकर इस नोटिस को हाउस में पढ़ते हैं। नोटिस स्वीकार किए जाने के 10 दिन के भीतर तारीख आवंटित की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष कह चुके हैं कि सभी से बात करके अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का वक्त सभी दलों से बातचीत के बाद तय होगा। मानसून सत्र में इस बार कुल 17 बैठकें होनी है। आज 5वां दिन है, 12 दिन का सदन अभी बचा है। किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जिससे किसी सरकार को खतरा हो, उसके लिए सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों में से 50% से ज्यादा का समर्थन होना चाहिए। ये तय है कि अपने दम पर बहुमत वाली मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं है। मोदी सरकार के पास 329 सांसदों की संख्या है, विपक्ष के पास सिर्फ 142 सांसदों का संख्या बल है। देखिए, इंडिया अलायंस को पता है कि लोकसभा के अंदर हमारी क्या संख्या है, लेकिन ये बात सिर्फ संख्या की नहीं है। बात मणिपुर की इंसाफ की लड़ाई और मणिपुर के भाइयों और बहनों को आज एक संदेश जाए कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को भूल चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस मणिपुर के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और उनके हक की लड़ाई आज हम सदन के अंदर लड़ रहे हैं। तो आप चर्चा करो और जवाब जो देना होगा वो मिलेगा। जिसको जवाब देना होगा जवाब देगा, जिसको इंटरवीन करना होगा इंटरवीन करेगा। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिक्कत ये नहीं, आप चर्चा चाहते ही नहीं, चुहल चाहते हैं। दिक्कत ये है कि आप जो है वो हिट एंड रन की हैट्रिक बनाने में लगे हुए हैं और नियम 198 के तहत ये डिबेट चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं। आपको बता दें, लोकसभा में इनको 198 सदस्यों का भी समर्थन नहीं मिलने वाला है। फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्ष का मकसद सिर्फ पीएम मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर सदन में घेरना है, जबकि सरकार कह चुकी है कि चर्चा करें और जवाब गृह मंत्री देंगे। सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। नो कॉन्फिडेंस हमें मजबूरन लाने पड़ते, इसलिए कि ये सरकार अनदेखी कर रही है विपक्ष की सारे मांग को। हम लोग शुरू के दिन से ही यही मांग करते आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद आए और सदन के अंदर मणिपुर की बात रखे और मणिपुर को शांत करने के लिए, मणिपुर को लोगों को भरोसा देने के लिए और देशवासियों को अपना तरफ से तसल्ली देने के लिए प्राइम मिनिस्टर एक छोटी सी बयान पेश करे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के एक पुराने बयान को भी वायरल कर रही है और इस बयान में प्रधानमंत्री ने पहले ही अविश्वास प्रस्ताव की बात कर दी थी। शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो
कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। अविश्वास प्रस्ताव एनडीए बनाम इंडिया की पहली लड़ाई है, जहां मंगलवार को पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की थी। कहा था इंडिया नाम तो इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई के नाम में भी है, नाम से कुछ नहीं होता। इधर विपक्ष अपनी ताकत दिखाने के लिए मणिपुर पर सरकार को घेरने में पूरा दमखम लगा रहा है, और इस बार अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय निरुपम जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका चतुर्वेदी जी सांसद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की हमारे साथ जुड़ गई हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आपसे प्रश्न, और वो प्रश्न ये कि विपक्ष का ये कहना है कि कम से कम इस अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस होगी तो पीएम और तमाम नेता बाध्य होंगे, आपके मंत्री बाध्य होंगे कि वो मणिपुर पर जवाब दें। क्या उस नजरिए से ये विपक्ष की एक बड़ी जीत नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाना? अंजना जी, देखिए, सर्वप्रथम तो ये कहूंगा, ये बड़ा ही रोचक बात है कि जनता को जिस विपक्ष पर विश्वास नहीं है वो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है उस सरकार के खिलाफ जिस पे जनता को विश्वास है। और अंजना जी, याद करिए 370 दिन पहले, 370 जो है बड़ा भारी रहता है विपक्ष पे, चाहे अनुच्छेद 370 हो या 370 दिन पहले की बात कर ले। इसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वो आंकड़े मेरे समक्ष हैं। 325 वोट एनडीए के पक्ष में पड़े थे, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था, और 126 यूपीए की तरफ से और जो विपक्षी दल है ये वोट पड़े थे। हुआ क्या था? वैसे तो इज्जत है नहीं विपक्ष की, क्योंकि सब जानते हैं ये भ्रष्टाचारियों का गुट है, वंशवादियों का गुट है, सांप्रदायिक राजनीति करने वालों का गुट है। लेकिन जो थोड़ी इज्जत बची थी वो भी चली गई थी। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो डंका बजा था श्री नरेंद्र मोदी जी का। 303 सीटें भाजपा की आई और एनडीए की करीब 350 सीटें आई। इसी तरह से आप देखेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी कहा जाता है। मैं कहूंगा अमृत का अमृत और विष का विष हो जाने दीजिए। आ जाने दीजिए परिणाम देश के सामने और पता चल जाएगा किसने देश की सेवा करी है, जो जनता है वो सरकार के साथ खड़ी है, या ये जो पाखंडी आए हैं नाम बदल के इनके साथ खड़ी है। और मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, देखिए, चर्चा से भाग कौन रहा है ये बड़ी बात है जो आज चर्चा का विषय होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह जी संसद के पटल पर आते हैं अंजना जी, और वो बिल्कुल स्पष्ट करते हैं हम चर्चा करेंगे और मणिपुर पे करेंगे। आप मुझे ये बताइए किस रूल में चर्चा होगी? ठीक है, ये बड़ी बात है। या महिला अस्मिता पे सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आ जाए, समाधान ढूंढे और एक भी महिला की अस्मिता भविष्य में ना जाए, उसकी इज्जत ना लुटे, इस पे संवाद हो, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण था? ठीक है। और इसीलिए दुर्गंध आती है इनकी सोच से, जहां पे ये अपने अहंकार को आगे रखते हैं। ठीक है। और जो देश के लिए अहम मुद्दा है उस पर चर्चा करने से दूर भागते हैं। ठीक है, संजय जी, वो कह रहे हैं कि ले आइए अविश्वास प्रस्ताव, अमृत का अमृत और विष का विष हो जाएगा। ये कैसी रणनीति है जिसमें आप जानते हैं कि आपको हारना ही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके मुद्दे पे आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं और विपक्षी गठबंधन के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उस पर मुझे तरस आता है और कहीं ना कहीं लगता है कि कितना अहंकार आ गया इनके अंदर। पाखंडी, भ्रष्टाचारी, वंशवादी, दुर्गंध, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं को विपक्ष के लोगों के लिए नहीं करना चाहिए, मेरा सुझाव रहेगा। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव क्या है? यह एक संसदीय जनतंत्र के तहत संसदीय प्रक्रिया का एक हथियार है, और इस हथियार के माध्यम से जब विपक्ष पूरी तरह से हताश हो जाता है और सरकार और विपक्ष के बीच एकदम से जो संवाद है वो उसके अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है और सरकार विपक्ष की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती और विपक्ष को अंततः भयंकर अविश्वास हो जाता है, तब यह प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव गिरेगा कि पास होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब तक जितने भी अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, एक या दो बार ही पास हुए।
हुए, हमेशा सरकारें बची है और आपने अभी खुद पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो वो उसकी चिंता नहीं है। लगभग 2-3 दिनों तक इस पर बहस होगी और हम बार बार कह रहे थे कि मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी आए और सदन में खड़ा होकर के अपनी बात रखें। मणिपुर के संदर्भ में, मणिपुर की बेटियों के संदर्भ में, मणिपुर में जो दो जनजातियों के बीच जो द्वंद्व चल रहा है और गृह युद्ध की जो स्थिति है, वहां के राज्यपाल भी हताश जैसी लग रही है, ऐसे में वो कुछ बोले और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, सिर्फ 36 सेकंड लोकसभा के बाहर खड़े होकर के कुछ बोल के गए। तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम सरकार पर अविश्वास प्रकट कर रहे हैं, मणिपुर के लोगों की तरफ से अविश्वास प्रकट कर रहे हैं और मणिपुर के जख्मों को कैसे मरहम लगाया जाए, ये सवाल हम पूछने जा रहे हैं। अब आंकड़ों में बार बार अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, गिरने दीजिए। गिरने और पास करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि जो सरकार, जो प्रधानमंत्री खासकर 77 दिनों तक लगातार मणिपुर पर चुप्पी साधे रहते हैं। जब एक बहुत ही विभत्स वीडियो बाहर आता है तब जाके उनकी चुप्पी टूटती है। उसके बाद पिछले एक हफ्ते से लगातार संसद में इसी विषय पर बहस चल रही कि किस नियम कानून के तहत मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार में अगर थोड़ी सी भी अगर सभ्यता है या मणिपुर के जनजातियों के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम है, आदर है या उनकी चिंता है, तो कानून और नियमावली के पचड़े में न पड़ करके सीधे बोलते कि अपोजिशन जिस धारा के तहत लाना चाहे लेके आए और चलिए मणिपुर के ऊपर चर्चा करते, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि मणिपुर में जो हो रहा है इसके कारण क्या है। सरकार के पास बहुत सारे अपनी कुछ कहने के लिए बातें रहेंगी क्योंकि इनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है। यहां पर ड्रग्स का इश्यू है क्या, यहां पर चाइना घुस गया है क्या, म्यांमार घुसा है क्या, दो जनजातियों के बीच जो लड़ाई है उसके मूल में कारण क्या है, आखिर ये लड़ाई कब खत्म होगी या गृहयुद्ध कब खत्म होगा या आग कब बुझेगी, इसके ऊपर सरकार को ठोस तरीके से सदन में खड़ा होकर अपनी बात करनी पड़ेगी। और सरकार के मुखिया के अलावा मुझे नहीं लगता और किसी व्यक्ति के पास इतना बड़ा हक या अधिकार है या दायित्व है। तो प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर बोलना चाहिए। हमारा आग्रह था। आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव आज अप्रूव हो गया। अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर इनको, प्रधानमंत्री को अपनी बात कहनी पड़ेगी जब हम लोग प्रस्ताव मूव करेंगे। इसके साथ साथ राज्यसभा में चूंकि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, तो वहां जिस धारा के तहत, जिस नियम के तहत विपक्ष मांग कर रहा है, उस नियम के तहत उनको अनुमति देनी चाहिए ताकि वहां जो विपक्ष है एक सरकार के खिलाफ एक अपना प्रस्ताव पेश करे और सरकार अपनी बात कहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है प्रियंका जी, स्कोर कार्ड हम दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो पहले से ही पता है कि गिरेगा। ऐसा ही पिछली बार भी किया गया था चुनावों के पहले, लेकिन मोदी सरकार की वापसी हो। आपको कैसे लगता है कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पर भी अगर हम इसे देखें तो ये एक सफल रणनीति रहेगी मोदी सरकार के खिलाफ? तो मैं स्ट्रैटेजी बता देती हूं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अनुसार आप अमेरिका ले लीजिए, आप यूरोपियन यूनियन ले लीजिए, आप बाकी सारे यूके ले लीजिए, आपके सारे देशों में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की अगर जवाबदेही होती है वो पार्लियामेंट के पतल पे होती है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की प्रथा को के नियम कानून का पालन करते हुए जब भी उनके ऊपर जवाबदेही आएगी वो वहीं पे आकर जवाब देंगे। 100 मीटर पार्लियामेंट के ही परिसर में चेंबर से 100 मीटर दूर प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी 75 दिन के बाद मणिपुर को लेकर, जिसमें 36 सेकंड के लिए उन्होंने वो उस घटना के बारे में बात की जिससे उनका बड़ा मन व्यतीत हुआ। हम सभी का मन व्यतीत था 80 दिनों से ऊपर तक, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना मन जो व्यतीत है आकर पार्लियामेंट में नहीं बोला। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम पार्लियामेंट्री मर्यादा को प्रधानमंत्री को नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से याद दिला देंगे तो क्या उसमें हमारी हार है या हमारी जीत है? क्या अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चुप्पी तोड़वाकर मणिपुर के जो घटना चल रही हैं, वायलेंस चल रहा है, उसमें हमारी हार है या जीत है? क्या हम प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछ लेंगे कि आज ये गृह मंत्री इतने विफल क्यों रहे हैं कि 80 दिन हो गए हैं जब कि ये आई थिंक 84 दिन हो गए हैं कि यहाँ पे घटनाएं होती जा रही हैं, नियंत्रण नहीं हो पा रहा है इस स्थिति पर? तो ये हमारी हार होगी या जीत होगी? जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनसे आप इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, वो पूरा इस्तीफे का ड्रामा करते हैं पर इस्तीफा नहीं देते हैं, तो ये हमारी हार होगी या जीत होगी? आप आंकड़े में मत जाइए, ये प्रजातंत्र की जीत होगी। ये प्रधानमंत्री को याद दिलाने की जीत होगी हमारी कि आप भी आंसरेबल हैं और पार्लियामेंट को आंसरेबल हैं। आप पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है, प्रजातंत्र के उसूलों के ऊपर नहीं है, संविधानों के उसूलों के ऊपर नहीं है, तो यह हमारी जीत होगी। रही बात सरकार गिरना बनना,
वो 2024 में जनता तय करेगी। पर अभी हमारी जिम्मेदारी मणिपुर को लेकर थी, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने को थी, और प्रधानमंत्री उम्मीद है अब इसके बाद विस्तार से हमें जवाब देंगे। वो उसमें वेस्ट बंगाल को लेकर आए, उसमें कर्नाटका को लेकर आए, उसमें महाराष्ट्र को लेकर आए, उसमें गुजरात लेकर आए, मध्य प्रदेश लाए, छत्तीसगढ़ लाए, राजस्थान लाए। वो प्रधानमंत्री के ऊपर है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हम तो बस ये चाह रहे थे विस्तार से चर्चा हो, 2.5 घंटे के शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ना हो, प्रधानमंत्री जी करें और प्रधानमंत्री जी सबका जवाब दें। तो वो उम्मीद है वो होगा, वो हमारे लिए हमारी जीत है। जीत ये होगी कि रणनीति ये है कि पीएम को बोलना ही पड़ेगा। अभी तक आप लोग किस बात पर अड़े थे गौरव भाटिया जी, कि गृह मंत्री अमित शाह ही बोलेंगे, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री को भी बोलना होगा, जवाब देना होगा, और प्रधानमंत्री की अल्टीमेट जवाबदेही देश की संसद में ही है। गौरव जी। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो जो लोग पाखंडी आय और 4 बिंदु वाले कहते थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, वो लोग बता रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हो गई है। तो ये तो अच्छा है हमारे लोकतंत्र के लिए कि जो लोकतंत्र खत्म हो गया था राहुल गांधी के अनुसार, अब वो जिंदा है क्योंकि मौका दिया गया। और मैं कहता हूं ये दिखाता है कि स्पीकर महोदय कैसे निष्पक्षता से संविधान का पालन कर रहे हैं, और उन्होंने कहा हम इसे स्वीकार करते हैं और आगे चर्चा होगी। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है अंजना जी, गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी है ना ये देखना, सुनिश्चित करना कि पूरे देश में व्यवस्था सही रहे। तो आज जब गृह मंत्री कहते हैं हम इस पे चर्चा करेंगे, तो बात क्या है? ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने तमाम डिबेट में कहा। मैं इतना ही बताना चाहूंगा, अगर भारत के गृह मंत्री जी की औकात नहीं है तो आपकी भी कोई औकात नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और विरोधाभास कितना है, देखिए मेरे हाथ में चिट्ठी है जो गृह मंत्री जी ने लिखी, और इस चिट्ठी के मुख्य बिंदु ये है, उन्होंने कहा विस्तार से मणिपुर पे चर्चा की जाती है, दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, एक रचनात्मक बहस हो। और साथ में उन्होंने विनती शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि संवाद हो और पूरा देश देखे, और जैसे मैंने कहा अमृत का अमृत और विष का विष हो जाए। लेकिन खड़गे जी, और मैं कोई ऐसा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहूंगा कि उनकी शान में गुस्ताखी हो, बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चाहे रिमोट कंट्रोल से ही चलते हैं। पहली ही लाइन में क्या लिखा आपको मालूम है अंजना जी? उन्होंने कहा पहले प्रधानमंत्री बयान दे, फिर विस्तृत चर्चा हो। अब आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जी बयान तो तब देंगे ना जब आप अपनी जो भी शंकाएं हैं, जो सुझाव हैं, जो आलोचना है, उसको करेंगे संसद के पटल पर। तो पहले आप चाहते हैं प्रधानमंत्री जी बयान दे दे और फिर विस्तृत चर्चा हो जाए। ये जो अनोखी सोच है ना, ये आय जो 4 बिंदु हैं, ये वो आय है जिसमें भारतीय नहीं है, वी नहीं है, अस नहीं है, 4 बिंदु है। और 4 बिंदु मैंने आपको बता दिए, वंशवाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक राजनीति और विरोधाभास, ये 4 बिंदु हैं, उसी का नतीजा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए मैं इतना ही कहूंगा, यहाँ पे मेरे साथी बैठे हैं, उन्होंने बात अभी करी कि शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहा गया, चौकीदार चोर है राहुल गांधी ने कहा, और संजय निरुपम जी आपने तो खुद स्मृति ईरानी जी के लिए कहा कुछ समय पहले नाच गाना करती थी। मैं केवल इतना कहूंगा, आज कम से कम माफी मांगेंगे। अगर महिला अस्मिता की बात करेंगे तो ये उत्तर भी दीजिएगा कि राजस्थान में 6300 बलात्कार की घटनाएं होती है। अशोक गहलोत कहते हैं 50% फर्जी हैं। छत्तीसगढ़ का मंत्री कहता है कि छोटा रेप है। और सबसे बड़ी बात है, मर्दों का प्रदेश है, ये एक और अशोक गहलोत के मंत्री कहते हैं। तो आप ऐसी पार्टी को आते हैं, कम से कम आईना देखिए और अपना जो घिनौना चेहरा है राजनीतिक, वो सामने आ जाए। संजय जी, ऐसा है अंजना जी, सबसे पहले महिलाओं का कहीं भी अपमान हो रहा है, महिलाओं के साथ कहीं भी दुर्व्यवहार हो रहा है या यौन शोषण हो रहा है, अपने आप में यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दा है, और निश्चित तौर पर इस पर चर्चा भी होनी चाहिए और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, हम इसको कम नहीं आंक रहे हैं। लेकिन मणिपुर एक सीमावर्ती प्रांत है। मणिपुर लगभग 3 महीने से जल रहा है।
मणिपुर में दो कम्युनिटी एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेके, बंदूक लेके, मशीन गन लेके निकल पड़े। गांव के गांव, घर के घर जलाए जा रहे हैं। 150 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार के केसेस निकल के आए हैं, बल्कि उससे ज्यादा, 150 से ज्यादा तो लोगों की जाने गई हैं। हजारों, 60-70 हजार लोग वहां राहत कैंपों में रह रहे हैं। तो यह एक सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है, क्योंकि वही चीन है, वही म्यांमार है। तो ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर निश्चित तौर पर पूरे देश की अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री, जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, जो इस देश का नेतृत्व करते हैं, हमारे रहबर हैं, वो आए और सदन में खड़े होकर के पूरे देश के सामने मणिपुर की स्थिति के बारे में अपनी बात स्पष्ट करें। गृह मंत्री का निश्चित तौर पर एक अपना रोल होता है, उनकी एक बड़ी भूमिका है, लेकिन मणिपुर महज एक लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है, मणिपुर एक राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा विषय, ऐसा मेरा मानना है। अब प्रधानमंत्री जी को किसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, इन बातों के ऊपर हम कभी बढ़िया से चर्चा कर लेंगे गौरव भाई, इतना चिंता मत करो, और इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन आज कम से कम मणिपुर जैसे गंभीर विषय को, बाकी विषयों को छेड़ करके उसको कम मत करिए, क्योंकि मणिपुर बहुत पिछड़ा देश है। 30-35 लाख की पॉपुलेशन है वहां पे, छोटे छोटे गरीब लोग रहते हैं, बड़े कमजोर लोग रहते हैं, उनका एक बड़ा क्लोज किस्म का फैमिली है। एक औरत के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है ना, तो औरत अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहती। वो मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े महानगर में नहीं रहती, वो छोटे छोटे से गांव में रहते हैं लोग। तो ऐसी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, कम से कम उस पर हम सबको एकमत होकर के उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसको न्याय मिले, इसको एक स्वर में बोलना चाहिए। हमारे वहां के मुख्यमंत्री महोदय क्या कहते हैं कि ऐसी तो 100-150 घटनाएं घट गई हैं। यह मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री को 4 बार सोचना चाहिए ऐसी बात कहने से पहले। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके प्रदेश में ऐसी 100-150 घटनाएं घट गई और आपने कोई एक्शन लिया या एक्शन रिपोर्ट या कुछ डिटेल नहीं दे रहे, तो ये निश्चित तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। राज्यपाल हतबल है, राज्यपाल हतबल हो चुकी है, वो पूरी तरह हेल्पलेस है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट करना चाहिए। ये विपक्ष का आग्रह, मुझे लगता है इस आग्रह का सम्मान। और प्रियंका जी, ये रणनीति तो यही होगी ना सत्ता पक्ष की, कि वो उन विपक्षी राज्यों के भी मुद्दे उठाएंगे ही, जहां पश्चिम बंगाल में 40 लोगों की पंचायत चुनाव में हत्या हो गई, महिलाओं के साथ वहां भी दुर्व्यवहार और निर्वस्त्र करने की तस्वीरें आई, राजस्थान में हुआ। बंगाल और राजस्थान पर चर्चा इसलिए ना हो क्योंकि मणिपुर में ज्यादा गंभीर परिस्थिति है, वहां की महिलाओं की सुरक्षा की बात ना हो, यह भी तो जायज नहीं है। दोनों पर आपका जवाब। बहुत सिंपल जवाब है अंजना जी, महिला आप हैं, महिला मैं हूं। आपको इसमें तो अंतर पता होगा। पुरुष, ये लोग पुरुष हैं, इनको भी पता होगा ऑर्गेनाइज्ड मॉब वायलेंस क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड मॉब वायलेंस जिसके अंतर्गत महिलाओं पे अत्याचार हो वर्सेस क्राइम अगेंस्ट वुमन, ये डिफरेंस तो पता होगा। ये डिफरेंस भी पता होगा कि आज वेस्ट बंगाल ले लीजिए, आप राजस्थान ले लीजिए और मणिपुर, ये 3 की तुलना प्रधानमंत्री जी ने खुद ने की। तो मुझे ये बताइए, वहां पे इंटरनेट बैन है उन दोनों राज्यों में? क्या वहां पे 80 दिन से ज्यादा हिंसा चल रही है? क्या वहां पे 150 से ज्यादा लोग की मौतें हुई हैं? क्या अभी भी वहां पर स्कूल्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? क्या वहां के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हमारे तो 150 से ज्यादा रेप्स हो चुके हैं, पर हम किस किस का संज्ञान लें? क्या वहां पर ऐसे जघन्य अपराध जो हो रहे हैं उस पर लॉ एंड ऑर्डर कायम है या नहीं है? और सबसे ज्यादा लास्ट पॉइंट में बोलूंगी, एक सिटिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट रैंक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मणिपुर से हैं, उनका घर जलाकर फूंक दिया जाता है, और जब उनसे और इतिहास में पहली बार हुआ है, उनसे जब पूछा जाता है कि उनका क्या प्रतिक्रिया है उसको लेकर, उन्होंने कहा कि पूरे लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। 355 तो आपने लगाया, 355 क्या होता है? 355 यह होता है कि केंद्र सरकार इसको नियंत्रण में लेगी, पर आज केंद्र सरकार की जवाबदेही नहीं बनती। और मैं बस अब गृह मंत्री के बारे में आती हूँ, किसने औकात के बारे में बोला, क्या बोला, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहूंगी, पर गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें हम सब विपक्ष के नेता गए थे, मैं खुद भी उसमें शामिल हुई थी, और वहां पर हम सब ने अपनी राजनीति से ऊपर उठकर हमने यही कहा था, क्योंकि मंशा उस समय ये लग रही थी कि गृह मंत्री हमारी बात सुनना चाह रहे थे। हमने 3 मांगे रखी थी। क्या वो 3 मांगे थी? वो पहली मांग ये थी कि हम जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वहां से इस्तीफा दें, क्योंकि मणिपुरी खुद, आप ये कुकीज वो कम्युनिटीज देख लीजिए या आप मेटीज को देख लीजिए, वो दोनों कह रहे हैं कि हमें इस मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है। दूसरा हमने मांग ये की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका हो आए हैं, इजिप्ट हो आए हैं, वहां से लौटने के बाद उन्होंने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। मणिपुर की जनता कह रही है, डबल इंजन की सरकार कहते थे, यहाँ पे आकर प्रचार करते थे, पर प्रधानमंत्री चुप हैं, अपनी चुप्पी तोड़े। तीसरी हमारी
क्या मांग थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगा और मणिपुर की जनता को ये विश्वास दिलाएगा कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। आप उन तीनों में से एक चीज बताइए जो वहां के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री ने किया। तो अगर देश के गृह मंत्री इस बात के लिए विफल हो गए तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? कौन है मुखिया इस कैबिनेट के? देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमने गृह मंत्री को भी चांस दिया, पर गृह मंत्री ने वहां पे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था नहीं का नियंत्रण में ला पाए हैं। तो प्रधानमंत्री जवाब दे ना, इन सारे मुद्दों पे जवाब दे कि क्यों वो चुप रहे, क्यों अब तक नियंत्रण में स्थिति नहीं आई है, क्यों मुख्यमंत्री ने पूरा ड्रामा किया और कहते हैं 150 से ज्यादा वो हुए हैं, रेप हुए हैं और हम कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए। यही मेरा मुद्दा है। कोई किसी को कम में नहीं आंक रहा है, पर जहां जिम्मेदारी ठहरनी चाहिए वो जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, इसका भी जवाब दीजिए। और क्या स्ट्रैटेजी के तौर पर गौरव भाटिया जी INDIA वाला इंडिया भारी नहीं पड़ा? अब प्रधानमंत्री को तो उस पर जवाब देना ही होगा ना। पहले आप चाह रहे थे गृह मंत्री, मतलब स्ट्रैटेजी वाइज तो उन्होंने एक तरह से मात दे दिया आपको। देखिए अंजना जी, मॉरल विक्ट्री हो गई, अंडर करंट बड़ा अच्छा था, हमारी जीत हो रही है जब तक कि चुनाव परिणाम ना आ जाए, ये पर्याय बन चुका है विपक्ष का। ये सब इन्हीं को करने दीजिए, अच्छा लगता है। मैं केवल एक बात जानता हूं, जब परिणाम आएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के, तो करारा थप्पड़ उसी विपक्ष को पड़ेगा जो कहीं ना कहीं PFI के साथ खड़ा था। जो लोग आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे उनके मुकदमे वापस ले रहा था, जो लोग हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करते हैं। और अभी मैंने सुना उद्धव ठाकरे गुट की प्रवक्ता बोल रही थी कि क्या इंटरनेट बंद हो गया है। मैं उनको एक आंकड़ा देना चाहूंगा, यह राजस्थान का आंकड़ा है NCRB का। 2021 में 6337 बलात्कार के मामले, पूरे भारत में सबसे ज्यादा। जनसंख्या के अनुपात से देखें तो उत्तर प्रदेश से करीब 6 गुना ज्यादा। 2020 में 5310 महिलाओं के साथ रेप हुआ, 2019 में 5997। ये महिलाएं न्याय मांगती हैं, और जो सुन रही होंगी, एक महिला प्रवक्ता आके कहती है तुम इंतजार करो क्योंकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो इतनी बड़ी घटना नहीं है, इंटरनेट बैन नहीं हुआ। ये गजब का तर्क है। पश्चिम बंगाल में 52 नागरिकों की जान चली गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, निर्वस्त्र किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को। आप बताइए, ये जो आय है 4 बिंदु वाला, इस आय में किसने बोला कि जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? अंजना जी, किसी ने नहीं बोला। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अगर कोई डकैत पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस थाने के अंदर पहुंच जाए तो भी उसको पकड़ के जेल में ही डाला जाएगा। यही हाल विपक्ष का है। क्योंकि मैं तो इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है? सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का आपने प्रूफ मांगा हमारी सेना से। मैं यहां कांग्रेस के प्रवक्ता को चुनौती देता हूं, अरे आप नाम रखते हो आय और 4 बिंदु वाला, आप मुझे ये बता दो, MOU आपने चीन से किया, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लग रहे थे, राहुल गांधी वहां जाते हैं समर्थन करने। ये कौन सा आय 4 बिंदु वाला है? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? और सबसे बड़ी बात है अंजना जी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इंडिया लगा लिया तो वो देश प्रेमी नहीं हो गए, उनका बैन हुआ तब भी। इंडियन मुजाहिदीन अगर इंडियन लगा है तो वो देशभक्त नहीं हो जाते, बैन लगा है। और 2 आतंकी जो मारे गए थे तो सोनिया माता, ये सलमान खुर्शीद ने कहा है, रोई थी क्योंकि उनका धर्म देख लिया था। तो आज बात ये नहीं है कि इनका नाम क्या है, आज बात यह है कि इनका चरित्र क्या है, इनके जो पहले के बयान हैं उनको देखा जाएगा, किस तरह से इन्होंने भारत की जड़ों में प्रयास किया है कि दीमक बन के उसे खाएं, ये देखा जाएगा। ठीक है, पहले एक बार आप इसका प्रियंका जी जवाब दे दीजिए। महिलाओं की सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि चूंकि इंटरनेट बंद नहीं है या दंगे नहीं चल रहे हैं राजस्थान में, तो क्या वहां की महिलाओं के लिए सुरक्षा का इशू नहीं उठना चाहिए उतनी ही जोर शोर से? ये किसने? नहीं, सबसे पहले मैंने कहा, नहीं एक मिनट, यहाँ पे मैंने कहा क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? यही तो दुख की बात है कि ये कंपैरिजन करें। मैंने कहा 80 दिन से वहां पे हिंसा चल रही है, ऑर्गेनाइज मॉब वायलेंस है, ऑर्गेनाइज, ये रिवेंज रेप केसेस हैं।
ये तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ये कहा कि नहीं, उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए। मुझे आप ये बताइए, 2 महीने बाद जब ये वीडियो, 1 मिनट आप चुप रहिए प्लीज, मैं बीच में नहीं बोल रही थी, मैं बीच में नहीं बोल रही थी। अंजना जी, इनसे चुप होने को कहिए। बंगाल में क्या, मैंने इनका नाम भी नहीं लिया, मैंने इनके काम की भी बात नहीं की, ना मैं इनके तर्कों का जवाब दे रही हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। आई विल टॉक टू यू, नॉट टू दोज दैट स्पोक। एक सेकंड प्रियंका जी, एक खबर आ रही है, राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है। खबर आ रही है कि राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी किया है। कल के लिए कांग्रेस ने यह व्हिप जारी किया है। सभी को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। 3 लाइन के व्हिप में लिखा, अति महत्वपूर्ण, और सभी को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए प्रियंका जी। 4 मई को एक जघन्य अपराध होता है, और वो 4 मई से लेकर जब तक ये वीडियो वायरल नहीं होता है, ये वीडियो पुलिस के पास नहीं रहा होगा, उनको पता नहीं होगा कि ऐसी रिकॉर्डिंग हुई है। एक जन गिरफ्तार हुआ था, नहीं हुआ था। जब क्योंकि ये अपराध सबके सामने आ गया, तब जाकर अरेस्ट हुए हैं। उसी में मैं आपको डिफरेंस बता रही थी। मैंने कहीं भी ये नहीं कहा, हम लोग 10 बार आरोप लगा सकते हैं कि किधर रेप केसेस ज्यादा हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैं, पर ये जो ऑर्गेनाइज मॉब वायलेंस की तुलना इससे की जा रही है, ये सबसे बड़ा अपराध है कि महिलाओं को वायलेंस के समय, जब मॉब वायलेंस चल रहा हो, महिलाओं का इस्तेमाल करके उनके साथ ही जघन्य अपराध हो, उसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए। अब मैं दूसरी चीज बस कह रही हूं, 2014 से ये जो भी अभी आज डायलॉग बोल रहे थे कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, सोनिया माता, ये वो, फिर भी हम प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बारे में मैं इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। मैं बस यही कहूंगी कि ये सारे ढोल आपने पीट लिए 2014 से। अब अभी हम 2023 पे हैं। जनता आपसे सवाल पूछेगी, आपको कटघरे में रखेगी कि जो जो चीजें आपने आरोप लगाए थे, उस पे आप लोगों ने क्या कार्रवाई की, आप लोगों ने महिला सुरक्षा की तरफ क्या काम किया, आपने बेरोजगारी के बारे में क्या काम किया, आपने किसानों के लिए क्या काम किया, आपने बढ़ती महंगाई के लिए काम किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोदी के साथ अदानी बढ़ाओ अदानी बचाओ कार्यक्रम चल रहा है, उसका आपने क्या करप्शन का काम किया। मुझे आप बस ये बता दीजिए, जनता भी आपसे यही सवाल जवाब करेगी। ये बार बार खड़े हुए टेप रिकॉर्डर की तरह या रिकॉर्डर की तरह वो स्टेटमेंट्स डालना बंद करें। प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं, जहां पर आज इसका उद्घाटन होना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह हवन पूजन में शामिल हुए थे। आईटीपीओ, जिसका पूरा कायाकल्प करके 2700 करोड़ की लागत से एक नया कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, और उसी कन्वेंशन सेंटर को उद्घाटन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज भव्य कार्यक्रम आज की शाम वहां पर रखा गया है कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। वहां मौजूद लोगों को, कई गणमान्य लोगों को बुलाया गया है आज इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में। और इस ड्रोन से देखिए, ये झंडा निकला है जिसमें भारत मंडपम, जो नाम दिया गया है वो भारत मंडपम आप देख रहे हैं। ड्रोन के जरिए नाम वहां पर सामने रखा है। प्रधानमंत्री ने उस ड्रोन को ऑपरेट किया और फिर आसमान में जाकर जब उसका फ्लैग झंडा खुला, उस पे भारत मंडपम लिखा है। 2700 करोड़ की लागत से ये कन्वेंशन सेंटर माना जा रहा है कि विश्व में जितने कन्वेंशन सेंटर्स हैं उन सब से लोहा लेगा, और भारत के लिए उद्योग के नजरिए से इस कन्वेंशन सेंटर के जरिए एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद, रंगारंग कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के, जिसमें आप महाराष्ट्र के लोक नृत्य को इस वक्त देख रहे हैं। वहां पर अलग अलग राज्यों के, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह के लोक नृत्य का कार्यक्रम भी वहां पर है। कुछ कार्यक्रम भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन के लिए आगे बढ़ते हुए एक ड्रोन के जरिए, जिसको पीएम ने खुद ऑपरेट किया, उसमें एक झंडा निकला जिसपे भारत मंडपम लिखा हुआ था। और ये पारंपरिक लोक नृत्य के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कन्वेंशन सेंटर में आगे। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का एक संबोधन भी है, और
वहां पर खास लोगों को आज इस इनॉग्रेशन में आमंत्रित भी किया है। लंबे वक्त से इस कन्वेंशन सेंटर पर काम चल रहा था और बिजनेस के नजरिए से अगर इसे देखा जाए, उद्योग के नजरिए से देखा जाए तो आज इसका इस तरह से शुरू होना एक ऐसा कदम जिसका इंतजार उद्योग जगत की भी तरफ से किया जा रहा था। पूरी तरह से रिवैम्प किया गया है। अगर आप ट्रेड सेंटर में कभी गए हो पहले, तो काफी इमारतें पुरानी हो गई थी, उन सबको रिवैम्प किया गया है और नया कन्वेंशन सेंटर ये यहां पर आज पीएम इनॉग्रेट कर रहे हैं। इससे पहले सुबह की भी तस्वीरें हम दिखा सकते हैं। सुबह में वहां पर पूजा अर्चना की गई थी और अब लोक नृत्य के बीच, पारंपरिक लोक नृत्य के बीच वहां पर उद्घाटन हो रहा है।